गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत अपन ने लैंगिक जनन को आप लोगों को पता है 3 भागों में विभाजित करते हैं, निषेचन, निषेचन पूर्व और निषेचन पश्च। तो निषेचन पूर्व अपन पढ़ रहे थे। निषेचन पूर्व के अंतर्गत अपन ने युग्मक निर्माण के दौरान अपन ने पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और नर युग्मक परागकण के बारे में पढ़ा। फिर परागकण की संरचना, परागकण की संरचना के पश्चात अपन ने गुरु बीजाणुधानी की संरचना, गुरु बीजाणुधानी के पश्चात लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, स्त्री केसर और मादा युग्मक भ्रूणकोश और उसके बाद में युग्मक का स्थानांतरण, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, परागण। परागण का अर्थ है परागकण। परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में। तो परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया परागण कहलाती है, या इसे हम यूं कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। ठीक है। अब जो अभिकर्मक या जो बाह्य कारक परागण की क्रिया करता है, यानी युग्मकों का स्थानांतरण करता है या परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक लेकर जाता है, वो क्या कहलाता है? परागकण अभिकर्मक। और परागकण अभिकर्मक के नाम के आधार पर ही हम क्या कर देते हैं? परागण का नामकरण कर देते हैं, जैसे वायु परागण, जल परागण, कीट परागण। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब देखिए अपन थोड़ी सी बात करते हैं पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल की। तो इसके ऊपर बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। क्या है? वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक जलीय पादप है। वेलिस्नेरिया में परागण, टॉपिक है अपना वेलिस्नेरिया में परागण। प्रश्न आया हुआ है वेलिस्नेरिया में परागण को समझाइए। ठीक है। तो वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, सी ग्रासेस, ये ऐसे पादप हैं जो जलीय पादप हैं, इनमें जल के द्वारा परागण होता है। दूसरी बात आप लोगों को ये भी ध्यान में रखनी है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जलीय हैं, जैसे अपन ने पहले अध्याय में बात की थी, आप लोगों को याद हो तो बंगाल का आतंक, वाटर हाइसिंथ, याद है? वाटर हाइसिंथ, कुमुदनी, ये 2 इस प्रकार के पादप हैं जो जलीय पादप है, लेकिन इनमें परागकण जो है वो जल के द्वारा नहीं होता। इस बात को आप यूं समझिए कि ये मान लीजिए जलीय पादप है, यहां ये पादप लगे हुए हैं। ठीक है, ये इनके पुष्प हो गए। अब यहां क्या होगा? जब वायु चलेगी तो वायु के प्रभाव से इनके परागकण जल की सतह पर तैरते हुए एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। या फिर ये जो पुष्प है इनके ऊपर भी कीट वगैरह बैठते हैं और यहां उड़कर दूसरे पुष्प के ऊपर कीट बैठ जाते हैं। तो कीट परागण के अंतर्गत अपन ने कल बात की थी, आपको पुनः याद दिला देता हूं कि कीट परागण के अंतर्गत जो पादप होते हैं उनके पुष्प रंग युक्त होते हैं, गंध युक्त होते हैं, और जो परागकण होते हैं वो चिपचिपाहट युक्त होते हैं। जैसे अपन ने वायु परागण के अंतर्गत बात की कि वायु परागण के अंदर जो परागकण बनते हैं वो चिपचिपाहट रहित होते हैं। वायु परागण करने वाले पुष्पों में जो परागकण बनते हैं वो चिपचिपाहट रहित होते हैं, जबकि कीट परागण करने वाले पादपों के अंतर्गत क्या होता है कि परागकण जो है वो चिपचिपाहट युक्त होते हैं। तो जब कीट उनके ऊपर बैठते हैं तो उनके पंखों के साथ, उनके टांगों के साथ परागकण चिपक कर एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। साथ ही पुष्प उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि कीट जो है वो पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि पुष्प जो है वो रंगीन होते हैं, गंध स्रावित करते हैं, उनके द्वारा मकरंद स्रावित की जाती है। उस मकरंद को अवशोषित करने के लिए कीट उनके ऊपर आकर बैठते हैं और एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर जब जाकर बैठते हैं तो परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार जलीय परागण, तो जल के माध्यम के द्वारा जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, यानी जल के अंदर ही अंदर, जल की सतह के नीचे नीचे, मान लीजिए ये जल की सतह इसके नीचे नीचे है, तो वो परागण क्या होंगे? जल के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचेंगे। अपन बात कर रहे हैं वेलिस्नेरिया में परागण। तो वेलिस्नेरिया के अंतर्गत क्या होता है? एक विशेष प्रकार का पादप पाया जाता है जिनमें इस प्रकार से देखिए, ये जो अपना टेलीफोन का हैंडल और क्रेडल के बीच में जो वायर आता था, इस प्रकार से इनमें क्या होता है? ये इस प्रकार का पादप है। और यहां इस शाखा के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? इस शाखा के ऊपर लगा हुआ रहता है मादा पुष्प, और जो सामान्य फीताकृत आकृति होती है, फीते के जैसी आकृति होती है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? नर पुष्प। तो यहां नर पुष्प क्या करेगा? संयुक्त रूप से बहुत सारे इस प्रकार से
पराग कणों का, एक पराग कणों के समूह का निर्माण करेगा। और जब ये पराग कण नर पुष्प से पृथक हो जाते हैं तो ये जल की सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प तक पहुंच जाते हैं। या यूं कहें कि इनमें संकोचन और मादा पुष्प की जो शाखा है उसमें संकोचन और शिथिलन का गुण पाया जाता है। तो पराग कणों को ग्रहण करने के लिए ये शाखा इस प्रकार से यो सीधी हो जाती है, और सीधी होने के पश्चात जैसे ही पराग कणों को ग्रहण करेगी ये वापस शाखा जो है नीचे की तरफ कुंडलित होकर नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार से वेलिस्नेरिया में परागण की क्रिया होती है। अर्थात मादा पुष्प जो है वो एक कुंडलित शाखा के ऊपर लगते हैं, ये अपने को याद रखना है। मादा पुष्प एक कुंडलित शाखा के ऊपर लगते हैं, और जब तक मादा पुष्प परिपक्व नहीं होता है तो ये शाखा कुंडलित रहती है, और जैसे ही वर्तिका अगर परिपक्व होती है ये शाखा जो है वो सीधी होकर और जल की सतह तक आ जाती है, और उस जल की सतह पर तैरते हुए पराग कणों को ग्रहण कर और वापस कुंडलित अवस्था में आके नीचे की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार से वेलिस्नेरिया में परागण की क्रिया होती है। ये डायग्रामेटिकली आपको समझाना है, ये बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि परागण की क्रिया कोई भी एजेंट है या कोई भी जो अभिकर्मक है वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो अपन यूं कह सकते हैं कि पुष्प जो है वो क्या पारितोषिक या क्या इनाम प्रदान करते हैं कीटों को ताकि वो उनमें परागण की क्रिया करे। एक्चुअल में सारी क्रियाएं जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, यानी जो भी कीट पक्षी परागण की क्रिया करते हैं तो उनको कोई न कोई लाभ होना चाहिए, इसके कारण ये परागण की क्रिया करते हैं। तो प्रश्न आता है कि पुष्प क्या पारितोषिक प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को पता है पुष्प क्या करते हैं, मकरंद स्रावित करते हैं। ठीक है, मकरंद स्रावित करते हैं। और दूसरा अपन ने पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो, कि आजकल विभिन्न देशों में पराग कणों की जो है वो टेबलेट भी तैयार की जा रही है, पराग कणों का सिरप भी तैयार किया जा रहा है, जो कि धावक वगैरह इस्तेमाल लेते हैं, और पशुओं को भी दुग्ध की वृद्धि के लिए इनको प्रदान किया जाता है। तो पराग कण जो है वो क्या होते हैं, पराग कण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और इसके अलावा मकरंद भी, जिसके द्वारा मधुमक्खी आप लोगों को पता है शहद बनाया करती है। तो उस मकरंद को अवशोषित करने के लिए और पराग कणों के द्वारा पोषण प्राप्त करने के लिए कीट क्या करते हैं, इनके ऊपर आकर बैठते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि पुष्प जो है वो क्या पारितोषिक प्रदान करते हैं कीटों को। सबसे पहला मकरंद प्रदान करते हैं, दूसरा पारितोषिक प्रदान करते हैं वो है परागकण पारितोषिक, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू को, पोषक मान को पूरा करते हैं। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, ये अलग से इसके ऊपर एक प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अमोरफोफेलस, अमोरफोफेलस का जो पुष्प होता है वो सबसे लंबा पुष्प है, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है। 6 फीट का इसका पुष्प होता है, और इस प्रकार से ये जो पुष्प है यो लंबा नलिकाकार पुष्प होता है। तो जिनकी लंबी चोंच होती है जिन पक्षियों की, वो पक्षी क्या करते हैं, इस पुष्प को अपने अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान का निर्माण करते हैं, यानी उनके अंडे शिकारियों के द्वारा बचे हुए रहते हैं। तो इस पुष्प के अंदर वो अंडे देते हैं, और पुष्प जब परिपक्व हो जाता है उसी दौरान तब तक अंडे भी परिपक्व हो जाते हैं, और अंडों से चूजे जो है वो बाहर निकलते हैं। तो एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि दोनों के अंतर्गत सहजीवी संबंध होता है। तो इसके कारण जब वो अंडे देने के स्थान के रूप में इनका चयन करते हैं तो अंडों को एक सुरक्षित स्थान मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं अमोरफोफेलस पुष्प में अंडे सुरक्षित रहते हैं, और साथ ही साथ पुष्प के अंदर क्या हो जाती है, परागण की क्रिया हो जाती है। इसी प्रकार एक तीसरा संबंध होता है युक्का, पादप का नाम है क्या, युक्का, और इसके अंदर क्या करता है, एक सलभ, युक्का और सलभ में भी
क्या पाया जाता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है। ये युक्का नामक जो पुष्प होता है उसके अंदर भी शलभ नामक जीव जो है वो अपने अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट अपने मोटे तौर पे हो गए कि पुष्प क्या पारितोषिक प्रदान करेगा, मकरंद और परागकण प्रदान करेगा, अमोर्फोपिलस नामक पुष्प में अंडे देने की सुरक्षित स्थान है, और युक्का और शलभ में सहजीवी संबंध पाया जाता है जिनमें ये परागण की क्रिया हो जाती है, उनको वो अपने अंडे देने के लिए स्थान का चयन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है अपना पराग दस्यु या मकरंद दस्यु। दस्यु किसे कहते हैं, साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो दस्यु शब्द जो है वो प्रदर्शित करता है किसको, डाकू को। ठीक है, जो पहले के जमाने में डाकू आ करते थे वो डाका डालते थे। ठीक है, तो यहां मकरंद या पराग दस्यु क्या है, पराग ओब्लिक मकरंद दस्यु यानी डाकू, यानी इस प्रकार के कीट पतंगे या पक्षी जो क्या करते हैं, पराग कणों को खाते हैं, मकरंद को अवशोषित करते हैं, लेकिन परागण की क्रिया नहीं करते, उन्हें मकरंद दस्यु या पराग दस्यु कहते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न बनता है पराग दस्यु या मकरंद दस्यु किसे कहते हैं, इस प्रकार के कीट जो परागकण और मकरंद को तो अवशोषित करते हैं लेकिन परागण की क्रिया नहीं करते, पराग दस्यु कहलाते हैं। इसी प्रकार एक और क्रिया आती है जिसे कहते हैं अंतः प्रजनन अवनमन। अंतः प्रजनन अवनमन क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए परागण अपन ने पढ़ा, परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण जब लगातार किसी पादप में स्वपरागण संपन्न होता है तो उनमें आनुवंशिक संगठन को ज्यों का त्यों बनाया रखा जाता है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, हालांकि अपन ने पढ़ा है पीछे पहले पाठ में भी कि कौन सा जनन श्रेष्ठ है, लैंगिक जनन श्रेष्ठ है या अलैंगिक जनन श्रेष्ठ है। तब हमने बात की थी कि दोनों जननों में लैंगिक जनन श्रेष्ठ है, क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, विविधता आती है। लेकिन जब लगातार कई पीढ़ियों तक स्वपरागण संपन्न होता है तो धीरे धीरे उस पादप के गुणों में कमी आने लगती है। इसे क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन अवनमन, और इसको दूर करने के लिए इसमें क्रॉस पोलिनेशन करवाया जाता है। और इस बात को आप साधारण भाषा में यूं समझ सकते हैं कि निकट संबंधियों में जब प्रजनन की क्रिया होती है तब संतति में ह्रास उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन अवनमन। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया क्या है, तो पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया क्या है, अभी तक अपन ने पढ़ लिया परागण। परागण का अर्थ क्या है, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब देखिए यहां ये अंडाशय है और अंडाशय में ये क्या है, अपना बीजांड है। अंडाशय में बीजांड लगा हुआ है और बीजांड के अंदर आपको बताया था ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक अंड समुच्चय है, दूसरा ध्रुवीय कोशिका है, ये ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, और ये क्या है, अंड कोशिका है, और अंड कोशिका के समीप ये जो 2 कोशिकाएं हैं इनको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि यहां परागकण आकर गिर गए, इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। ठीक है, यहां परागकण आकर गिर गए मतलब पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, अब क्या है,
यहां परागकण आकर गिर गए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी पादप के परागकण आकर गिरे। यानी एक पुष्प के ऊपर उसी जाति के परागकण आकर, हवा चल रही है तो नीम के पौधे से, कनेर के पौधे के वर्तिकाग्र के ऊपर भी परागकण आकर गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह कोई जरूरी नहीं है कि एक कीट पहले गुलाब के पुष्प पर बैठा और उसके बाद में वो गुलाब के पुष्प के ऊपर ही बैठेगा। हो सकता है उसके बाद में वो कनेर के पुष्प के ऊपर बैठ जाए, और तो परागण की क्रिया तो हो गई, क्योंकि परागण हमने क्या कहा, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, इसी को हम परागण कह रहे हैं। तो हो सकता है दूसरी जाति के परागकण भी आकर गिर जाएं। तो यहां क्या होगा, यहां ये जो संरचना है जिसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या है आपको बताया हुआ है, ये वर्तिका और ये अंडाशय। तो वर्तिकाग्र क्या करती है, पराग कणों को ग्रहण करती है, ठीक है। अब साथ साथ में वर्तिकाग्र के अंदर यह क्षमता होती है कि वो पराग कणों की पहचान करें, आइडेंटिफिकेशन करें कि ये स्वयं की जाति का है या नहीं है। इस बात को आप यूं समझ सकते हैं, जैसे ही हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, तो अगर कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है बचपन से कि अनजान व्यक्ति जब घर में प्रवेश करता है तो हमें गेट नहीं खोलना है, वो नॉक करता है, पूछता है। तो अगर वो अनजान है तो हम क्या करेंगे, गेट नहीं खोलेंगे, ठीक है, और उसको बाहर से ही रवाना कर देंगे। और अगर जानकार है, रिश्तेदार है, तो उनको घर के अंदर लाएंगे, पानी चाय वगैरह उनको क्या करेंगे, सर्व करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस यहां पर होता है कि जब परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिर जाते हैं तो वर्तिकाग्र क्या करती है, उनकी पहचान करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है। अगर वो उसी जाति का परागकण है तब तो वर्तिकाग्र क्या करेगी, पोषक पदार्थों का स्राव करेगी, अन्यथा पोषक पदार्थों का स्राव नहीं करेगी। और उसके बाद में अपन ने पहले पढ़ा था कि परागकण परागकोश से पृथक होने के पश्चात एक निश्चित समयावधि के पश्चात अपना जीवन काल समाप्त कर देते हैं, जिसे हम पराग अंकुरण अवधि कहते हैं। यानी परागकणों का भी क्या होता है, जैसे पहले पार्ट में पढ़ा था, लाइफ स्पेन होता है, उनकी जीवन अवधि होती है। तो अगर स्वयं की जाति का है, स्वयं की जाति का नहीं है, तब तो ये यहां पड़ा नष्ट हो जाएगा। और स्वयं की जाति का है तो क्या होगा, स्वयं की जाति का होने पर वर्तिकाग्र क्या करेगी, पोषक पदार्थ स्रावित करेगी। ये अपने एक प्रैक्टिकल भी आपको करना है, चुटकी भर बोरोन लेके शर्करा का पानी मिलाकर और किसी भी पुष्प के पराग कणों को स्लाइड के ऊपर डालकर, और हम जो आवर्धित माइक्रोस्कोप है उसके नीचे देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कुछ समय पश्चात, लगभग 90 मिनट के पश्चात वहां परागकण क्या करेगा, पराग नलिका का निर्माण प्रारंभ कर देगा, ठीक है। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि जो परागकण है वो क्या है, द्विकेंद्र की अवस्था में जड़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, यहां पोषक पदार्थ स्रावित करने के पश्चात जो द्विकेंद्रकीय परागकण है वो क्या करेंगे, एक नर केंद्रक जो है वो पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक दूसरे नर केंद्रक का निर्माण करेगा। तो दो नर केंद्रक बनेंगे और उसके बाद में ये जो जनन छिद्र है, यानी जहां पर स्पोरोपोलिनिन का आवरण नहीं पाया जाता, उस जनन छिद्र के द्वारा पोषक पदार्थ अवशोषित करके पराग नलिका का निर्माण प्रारंभ होता है। पराग नलिका का निर्माण प्रारंभ होता है और इसे हम क्या कहते हैं, पराग अंकुरण कहते हैं, ठीक है। अब इस पराग नलिका में क्या होगा, तीनों केंद्रक आगे की तरफ गमन करेंगे। आना कहां है, यहां आना है, ठीक है। तो पराग नलिका के थ्रू ये आगे की तरफ वृद्धि करते रहते हैं। अब पराग नलिका ये क्या है, बीजांड है। तो पराग नलिका बीजांड में 3 दिशाओं से प्रवेश कर सकती है। ये भाग कौन सा था अपना, निभाग या छलाजा, तो इस भाग से प्रवेश कर सकती है, या पराग नलिका इस अध्यावरण भाग से प्रवेश कर सकती है, या पराग नलिका बीजांड द्वारीय भाग से प्रवेश कर सकती है। तो 3 माध्यम है, किसी भी तरीके से यह प्रवेश कर सकती है। वर्तिका के अंदर जो अंतराकोशी के अवकाश होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार से जहां जहां इसको अवकाश मिलता है उसके द्वारा बढ़ सकती है, या फिर ये एक एंजाइम स्रावित करती है पेक्टिनेज, और वो पेक्टिनेज क्या करता है, ये खोखली नहीं है, ठीक है। कुछ पादपों में हो सकता है ये खोखली है, तब तो खोखले स्थानों से अथवा इन कोशिकाओं को भेदते हुए पराग नलिका आगे की तरफ बढ़ती है। अब यहां
भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात, भ्रूण कोश में बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात इसका मेन टारगेट क्या है? इसका मेन टारगेट क्या है? ये भ्रूण कोश है जो कि क्या है? मादा युग्मक है। आप लोगों को याद रखना, इसको मैं बड़ा चित्र बना के आपको बता रहा हूं। 3 केंद्रक हो गए। अगर एक केंद्र की अवस्था है तो एक केंद्र की अवस्था से पहले 2 और 2 से 3। अब ये अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका, और सहायक कोशिकाओं में इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये क्या है? ये तंतुवत समुच्चय। तो पराग नलिका क्या करेगी? यहां से प्रवेश करेगी, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए एक केंद्रक यहां आ जाएगा और दूसरा केंद्रक यहां आ जाएगा। और कायिक केंद्रक जो है वो कायिक केंद्रक सबसे आगे होता है, तो ये भ्रूण कोश की दीवार को तोड़ने में सहायता करता है। उसके बाद में एक प्रश्न बनता है, पराग नलिका का दिशा निर्देशन कौन करता है? 1 नंबर का प्रश्न है। उत्तर क्या अपना? तंतुवत समुच्चय। तंतुवत समुच्चय कहां पाया जाता है? तंतुवत समुच्चय सहायक कोशिका में पाया जाता है। तो पराग नलिका एक सहायक कोशिका को भेदते हुए आगे बढ़ती है। अब आगे इसको किधर जाना है? ये वापस इधर भी मुड़ सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि तंतुवत समुच्चय जो है वो क्या करता है? इसका दिशा निर्देशन करता है। पराग नलिका का दिशा निर्देशन कौन करता है? तंतुवत समुच्चय। तो एक सहायक कोशिका को भेदते हुए पराग नलिका आगे बढ़ती है। एक नर केंद्रक जो है वो इस अंड कोशिका के केंद्रक से संलयित हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है। दूसरा नर केंद्रक बच गया। 3 केंद्रक थे, एक केंद्रक भ्रूण कोश की दीवार को तोड़ने में काम आ गया। हालांकि अभी तक कायिक केंद्रक का कार्य अज्ञात नहीं है, लेकिन जितना वैज्ञानिकों ने माना है उसके अनुसार कायिक केंद्रक जो है भ्रूण कोश की दीवार को तोड़ने में काम में आता है। दूसरा नर केंद्रक, पहला नर केंद्रक अंड केंद्रक के साथ संलयित होता है, जिसे हम निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। और दूसरा जो नर केंद्रक है वो इस द्वितीय कोशिका के साथ संलयित होता है और एक 3 केंद्रकों का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। आज के लिए इतना ही। बाकी ये जो द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रिया है, ये आवर्तबीजी पादपों की एक यूनिक विशेषता है। इसको हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।